गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हमने न्यूट्रिशनल असेसमेंट के तरीक़ों के बारे में जाना था। न्यूट्रिशनल असेसमेंट के 4 तरीके हैं। पहला क्लिनिकल एग्जामिनेशन, दूसरा एंथ्रोपोमेट्री और बॉडी मेजरमेंट, तीसरा बायोकेमिकल टेस्ट, चौथा डाइटरी सर्वे। पिछले क्लास में हमने क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बारे में विस्तार से जाना था। आज हम एंथ्रोपोमेट्री यानी बॉडी मेजरमेंट के बारे में विस्तार से जानेंगे। एंथ्रोपोमेट्री और बॉडी मेजरमेंट न्यूट्रिशनल असेसमेंट के विभिन्न तरीकों में से व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों में से एक है। शरीर की वृद्धि में कमी कुपोषण के प्रारंभिक चरण हो सकते हैं। वहीं बीमारी के लक्षणों का उभरना कुपोषण के अंतिम चरण हो सकते हैं। कुपोषण के प्रारंभिक चरण को जानना आवश्यक है ताकि प्रारंभिक लक्षणों को गंभीर लक्षणों में पहुंचने से रोका जा सके। बॉडी मेजरमेंट मुख्य रूप से 2 कारक काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। बॉडी मेजरमेंट के लिए 2 कारक काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें पहला है एक्यूरेट एज, और दूसरा है नॉर्मल वैल्यू। बच्चे में पोषण की स्थिति जानने के लिए बच्चे का एक्यूरेट एज जानना आवश्यक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में या निम्न आयु वर्ग के लोगों में अभी भी वे बच्चे का सही उम्र नहीं जानते। वे बच्चे के जन्म का सही प्रमाणिक दस्तावेज नहीं रखते हैं। वे बच्चे के जन्म के समय त्योहारों या आयोजनों के आधार पर बच्चे का जो एज है उसका गणना करते हैं। तो बच्चे के जन्म के समय त्योहारों जो भी त्यौहार आए हैं उस त्यौहार को हम कैलेंडर में देखकर हम बच्चे का एक्यूरेट एज पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है नॉर्मल वैल्यू। बच्चे का वज़न और ऊंचाई की माप तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक हम उसका कंपैरिजन किसी नॉर्मल वैल्यू से नहीं करेंगे। तो नॉर्मल वैल्यू के लिए एक अच्छे खाते पीते बच्चे का सर्वे करके नॉर्मल वैल्यू निकाला जाता है। भारत में NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन अच्छे से खाते पीते बच्चे को सर्वे करके एक स्टैंडर्ड वैल्यू तैयार किया है। उस स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपैरिजन कर हम बच्चे का पोषण की स्थिति पता लगा सकते हैं। बॉडी मेजरमेंट में मुख्य रूप से बच्चे का हाइट, बच्चे का वज़न और आर्म सर्कमफ्रेंस की माप की जाती है। बॉडी मेजरमेंट में मुख्य रूप से 4 तरह के मापदंडों का उपयोग किया जाता है। इसमें पहला है बॉडी मेजरमेंट। बॉडी मेजरमेंट में मुख्य रूप से 4 तरह के मापदंडों का उपयोग किया जाता है। इसमें पहला है वेट फॉर एज, दूसरा है हाइट फॉर एज, तीसरा है वेट फॉर हाइट, और चौथा है आर्म सर्कमफ्रेंस। पहले हम वेट फॉर एज की बात करेंगे।
वेट फॉर एज। वेट फॉर एज के आधार पर बच्चों में पोषण की स्थिति जानने के लिए गोमेज क्लासिफिकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उस तरीक़ों का गोमेज क्लासिफिकेशन के आधार पे हम बच्चों में माल न्यूट्रिशन के का ग्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे गोमेज क्लासिफिकेशन, गोमेज क्लासिफिकेशन माल न्यूट्रिशन ग्रेड। वेट फॉर एज, अगर बच्चे का वजन 90% एंड एबव ऑफ स्टैंडर्ड वेट फॉर एज, अगर बच्चे का वजन 90% या उससे ज़्यादा है स्टैंडर्ड वेट फॉर एज के, तो बच्चा नॉर्मल होगा। अगर बच्चे का वजन 75% से 90% के बीच है ऑफ स्टैंडर्ड वेट फॉर एज, तो बच्चा ग्रेड 1 और माइल्ड माल न्यूट्रिशन की श्रेणी में आएगा। अगर बच्चे का वजन 60 to 75% ऑफ स्टैंडर्ड वेट फॉर एज है, तो बच्चा ग्रेड 2 और मॉडरेट माल न्यूट्रिशन की श्रेणी में आएगा। अगर बच्चे का वजन लेस देन 60% ऑफ स्टैंडर्ड वेट फॉर एज है, तो बच्चा ग्रेड 3 और सीवियर माल न्यूट्रिशन की श्रेणी में आएगा। गोमेज क्लासिफिकेशन क्या कहता है? अगर बच्चे का वजन 90% एंड एबव है ऑफ स्टैंडर्ड वेट फॉर एज का, तो वो बच्चा नॉर्मल श्रेणी में आएगा। अगर बच्चे का वजन 55% से 90% ऑफ स्टैंडर्ड वेट फॉर एज है, तो बच्चा ग्रेड 1 और माइल्ड माल न्यूट्रिशन की श्रेणी में आएगा। अगर बच्चे का वजन वेट फॉर एज 60 to 75% ऑफ स्टैंडर्ड वेट फॉर एज है, तो बच्चा ग्रेड 2 और मॉडरेट माल न्यूट्रिशन की श्रेणी में आएगा। अगर बच्चे का वजन 60% ऑफ स्टैंडर्ड वेट फॉर एज कम है, तो बच्चे का जो है वो ग्रेड 3 और सीवियर माल न्यूट्रिशन की श्रेणी में आएगा। अब है दूसरा है हाइट फॉर एज। हाइट फॉर एज, कुपोषण जो होता है वो अवधि के आधार पे दो तरह का होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म कुपोषण और एक होता है शॉर्ट टर्म कुपोषण। हाइट फॉर एज जो है वो ये लॉन्ग टर्म कुपोषण में आता है। बच्चा देखने से सामान्य दिखता है, लेकिन जब हम उसकी उम्र की जानकारी लेते हैं, उसकी जब हम उम्र जानते हैं, तो पता चलता है कि बच्चे का जो हाइट है उसके उम्र के हिसाब से काफ़ी कम है, यानी बच्चे का शरीर का विकास सही तरीके से नहीं हुआ है। ऐसे बच्चों को हम न्यूट्रिशनल ड्वार्फ कहते हैं। तीसरा है वेट फॉर हाइट।
वेट फॉर हाइट जो है वो शॉर्ट टर्म मालन्यूट्रिशन में आता है। यह शॉर्ट टर्म मालन्यूट्रिशन का सूचक है, क्योंकि बच्चा का जो हाइट होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन बच्चे का जो वज़न होता है वह हाइट की अपेक्षा कम पाया जाता है। हो सकता है कि बच्चा जो है वो तात्कालिक किसी बीमारी से ग्रसित हो, बच्चा डायरिया या दस्त से पीड़ित हो, या बच्चा कोई इन्फेक्शन से ग्रसित हो, तो इस वजह से बच्चे का वज़न कम हो गया है। तो हाइट फॉर एज और वेट फॉर एज के अनुसार हम बच्चे में माल न्यूट्रिशन का ग्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे हाइट फॉर एज, वेट फॉर हाइट के बाद ग्रेड ऑफ माल न्यूट्रिशन। अगर बच्चे का हाइट फॉर एज लो है और वेट फॉर हाइट लो है, तो बच्चा करंट लॉन्ग टर्म माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है। अगर बच्चे का हाइट फॉर एज लो है और बच्चे का वेट फॉर हाइट भी लो है, तो वो बच्चा करंट लॉन्ग टर्म माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है। अगर बच्चे का हाइट फॉर एज नॉर्मल है और वेट फॉर हाइट लो है, तो बच्चा शॉर्ट टर्म माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। अगर बच्चे का हाइट फॉर एज लो है और वेट फॉर हाइट नॉर्मल है, तो बच्चा लॉन्ग टर्म माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है। अगर बच्चे का हाइट फॉर एज नॉर्मल है और बच्चे का वेट फॉर हाइट भी नॉर्मल है, तो बच्चा नॉर्मल होगा। इस तरह हम हाइट फॉर एज और वेट फॉर एज के आधार पे हम माल न्यूट्रिशन का ग्रेडिंग कर सकते हैं कि वह बच्चा करंट माल लॉन्ग टर्म माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है, या शॉर्ट टर्म माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है, या लॉन्ग टर्म माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है, या बच्चा नॉर्मल है। अब हम चौथा पढ़ेंगे आर्म सर्कमफ्रेंस के बारे में। आर्म सर्कमफ्रेंस भी न्यूट्रिशन की स्थिति जानने का एक अच्छा तरीका है। आर्म सर्कमफ्रेंस मुख्य रूप से जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है उसकी जानकारी हम आर्म सर्कमफ्रेंस के आधार पर जान सकते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है उसमें मसल्स का वेस्टेज काफ़ी अधिक होता है, मांसपेशी का क्षय होता है। हमारा जो आर्म्स होता है, बच्चे का जो आर्म्स होता है वो फैट और मांसपेशियों का मसल्स का बना होता है। तो हम बच्चे का आर्म सर्कमफ्रेंस को नापकर हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा माल नरिश है या बच्चा नॉर्मल है। इसके लिए हमें एक रबर बैंड के द्वारा बच्चे के जो लेफ्ट हैंड होते हैं उनके अपर आर्म पर उस रबर बैंड को लपेटा जाता है। अगर बच्चे का जो आर्म सर्कमफ्रेंस है वो अगर 80% नॉर्मल वैल्यू से कम है, तो बच्चा माल नरिश है। अभी
अभी के समय में एक बैंड आया है, वो ट्राई कलर का बैंड आता है, जिसको बैंड पे 3 कलर होते हैं। उसमें एक ग्रीन कलर होता है, उस ग्रीन कलर है वो नॉर्मल वैल्यू का इंडिकेटर है, और येलो कलर जो होता है वो माइल्ड नरिश का वो इंडिकेटर होता है, और रेड कलर जो होता है वो सीवियर माल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर होता है। तो उस बैंड को हम बच्चे के अपर आर्म पे लगाते हैं, और अगर अपर आर्म के मिडिल पार्ट पे अगर ग्रीन कलर आता है तो इसका मतलब है बच्चा नॉर्मल है। अगर बच्चे के अपर आर्म के मिड पॉइंट पे अगर येलो कलर आता है तो इसका मतलब है बच्चा जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। अगर बच्चे के मिड पॉइंट अपर आर्म के मिड पॉइंट पे अगर रेड कलर आता है तो इसका मतलब है कि बच्चा सीवियर माल न्यूट्रिशन का शिकार है। इस तरह हम बॉडी मेजरमेंट के द्वारा भी हम बच्चे में पोषण की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका बॉडी मेजरमेंट का यानी न्यूट्रिशनल असेसमेंट का दूसरा तरीका था। कल नेक्स्ट क्लास में हम बायोकेमिकल टेस्ट और डाइटरी सर्वे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।